उपमश्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव में। ये जो मैंने श्लोक आपके सामने अभी सुनाया, इसकी जो लास्ट लाइन है अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक विद्यार्थी को इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी मानव जो हमारे चारों तरफ जो मोह माया है, जितनी भी हम मोह माया लगा के बैठे हुए हैं, जैसे कि मुझे मेरी संपत्ति, पैसे कमाता हूँ उसका मोह, ये जितने भी तरह की मोह होते हैं, इन सब की जो जड़ें हैं उसने उसको बहुत बुरी तरीके से जकड़ रखा है। तो सुविरूढ़ मूल, ये जड़ें इतनी ज़बरदस्त हैं कि वो आदमी कभी ये तो सोच ही नहीं पाता है कि उसकी उत्पत्ति इस दुनिया में क्यों हुई है। तो वो उसके जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है उसको वो कभी समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो इन जड़ों में हमेशा फंसा रहता है, मोह माया में उलझा रहता है। अपनी जो इंद्रिया उसको जो करवाती है वो उसको करता रहता है। तो एक विद्यार्थी क्या करे, मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जो ये जितने भी मोह माया और इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, इन सब का जो संग है उसको, इन सब का संग असंग शस्त्रेण, मतलब इन सब की जो संगति है उसको वो छोड़कर इनका दृढ़ेन चित्वा, मतलब इन सबको काट सकता है। तो किससे काट सकता है? इन सब से दूर होकर। तो इसमें बताया गया है कि भाई ये जो जड़ें आपको जिसने जकड़ रखा है, इन जड़ों को आप काट सकते हैं किससे? उन सबसे दूर जाकर। तो आप क्या करें, आपकी जो इंद्रिय आपसे करवाती है उसको ना करें। आपकी जो बुद्धि आपको कहती है, क्योंकि आपकी बुद्धि कभी आपको गलत नहीं कहेगी यदि आप दिमाग लगाएंगे, आप एनालाइज करेंगे तो। लेकिन हम बुद्धि तक तो सोचते ही नहीं है। हम किसके बारे में सुनते रहते हैं? हम बस हमारे जो मुंह कह रहा है ये खाना है वो खाना है, इस तरीके से हम करते रहते हैं। तो इन चीज़ों को ना सोचें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, और फिर जब आप बुद्धि का उपयोग करने लगेंगे तो आप उन चीज़ों से जो आपको एक गलत पथ पे लेके जा रही है उससे दूर हट जाएंगे। तो अपना आप ही वो जो जड़ें हैं वो अपना आप कमज़ोर हो जाएगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, और जो आपका मुख्य प्रयोजन है उसको आप पता लगा पाएंगे। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके लेक्चर नंबर 10 में वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क कितना लगता है हमने स्टडी किया, पी साइन थीटा लगता है। वेक्टर फॉर्म में हमने देखा इसको, टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया था। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, पी साइन थीटा एन केप, जहाँ एन केप किधर डायरेक्शन है, पी और ई जिस भी प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये था। आपको राइट हैंड स्क्रू रूल से मैंने वो डायरेक्शन भी समझाने की कोशिश की थी। अब आज हम ये पढ़ना जा रहे हैं कि डाइपोल आपका उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पड़ा है, और जैसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको हम रख रहे हैं तो उस पर एक टॉर्क लग रहा है जिससे वो रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने के बाद यदि हम उसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करें तो वो वर्क डन कितना करना होगा। और आप इस टॉपिक को जब स्टार्ट करें उससे पहले 2-3 चीज़ें आप समझ लें कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और फिर यहाँ पर वर्क कैसे कैसे करना पड़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होने वाली है। तो आप देखिए, वर्क हम जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क कहते हैं, और यदि रोटेशन मोशन हो रहा है तो यहीं पे ये वर्क कुछ अलग तरीके से परिभाषित होता है। ये टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। टॉर्क इनटू क्या कहलाता है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टॉर्क हम पढ़ चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल से वो मुड़ रहा है। कितना एंगल से मुड़ रहा है टॉर्क? थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल से मुड़ने के बाद उसको वापस उसी थीटा एंगल से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए जो वर्क डन है वो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वर्क यहाँ पर निकालेंगे। अब एनर्जी क्या चीज़ है? तो एनर्जी, वर्क ही एनर्जी है। यहाँ पे जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो किस में स्टोर होगा? उस डाइपोल की एनर्जी, और एनर्जी भी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अब ये कैसा होता है इसको समझते हैं। जैसे ही आपने डाइपोल को रखा, डाइपोल घूमा,
डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज हुआ। ओरिएंटेशन चेंज होने से कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की तो डेफिनेशन ही यही है ना, द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन। यानी इसकी कोई भी बॉडी की पोजीशन और ओरिएंटेशन यदि बदलें तो जितनी भी एनर्जी उसमें स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब आपका डाइपोल घूम गया था, आपका डाइपोल जैसे फील्ड में रखा वो घूम गया था, तो घूमा इसका मतलब उसकी ओरिएंटेशन चेंज हुई, तो कुछ मैकेनिकल वर्क करा। अभी फिलहाल किसने मैकेनिकल वर्क करा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, क्योंकि वो डाइपोल कहाँ रखा हुआ था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर 2 फोर्स लगाए, 2 फोर्स ऐसे लगाए कि एक कपल बन गया, और कपल ने क्या करा, उसे घुमा दिया। तो ये मैकेनिकल वर्क किसने किया, इस फोर्स ने किया। और ये फोर्स कौन सा था इस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक फोर्स था, जिससे कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया था। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स को जब हमने टॉर्क की फॉर्म में लिया तो हमें कुछ वर्क डन मिलेगा अभी। और हम कहें कि ये मैकेनिकल वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि देखो मैकेनिकल वर्क जैसे ही किया इलेक्ट्रिक फोर्स ने, टॉर्क आपका जो डाइपोल है वो घूमा, इसका मतलब क्या है, मोशन हुआ। मोशन हुआ तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम किसे कहते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी किससे मिली, मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स ने उसको घुमाने के लिए किया, मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। अब काइनेटिक ने घुमा दिया, अब घूम के वो एक जगह स्टेबल हो चुका है। अब स्टेबल हो चुका है, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इतना सारा काम हो गया है यहाँ पे। यानी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर सबसे पहले मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के उस पर, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने से काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है जो उसको रोटेट करवाती है, और रोटेट करने से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क के बराबर होती है जो वर्क किसने किया, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। तो वो वर्क कितना होगा, तो वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है एकदम टॉपिक। या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों एक ही चीज है, किसी भी तरीके से पूछो, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, एक ही बात है। पोटेंशियल एनर्जी पूछे या वर्क डन पूछे, डाइपोल को रोटेट कराने के लिए, तो एक ही आंसर आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप समझ गए होंगे टॉपिक क्या करने वाला है अपन यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 2 कंडीशन बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल मैंने ऐसे रखा है। इस डाइपोल का नाम है ए बी, इस पे -q, ये +q चार्ज है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2d है। ये डाइपोल है। हमको पता है कि ये अभी टॉर्क लगेगा इस पे, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, और ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, कपल बना के इसको घुमाएंगे। मैंने मान लिया कि ये ऐसे घूमा, इसको मिटा देता हूँ, ये ऐसे घूम गया। नई पोजीशन जो है इसकी ये डॉट डॉट लाइन से बता देंगे। यानी -q चार्ज तो यहाँ से उछल के इधर आ गया घूम के, और ये +q कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। तो ये +q ये नई इसकी ओरिएंटेशन होगी। कितने एंगल से घूमा, मान लिया थीटा एंगल से घूमा है, और इसको घुमाने के लिए जितना टॉर्क लगाना पड़ा है वो हमको पहले से ही पता है कि वो कितना है, PE sin थीटा। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज ही ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं थीटा एंगल से घुमाया ना, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि इस थीटा एंगल से नहीं घुमा है, ये एक बहुत छोटे एंगल d थीटा से घुमा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सिंस द स्मॉल वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट the dipole in uniform electric field is given by, तो देखो क्या होगा, dw बराबर टॉर्क इनटू, मान लिया कि कितना आपने कितना स्मॉल वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट। अब यहाँ पे लिख दीजिए रोटेट कितने के लिए, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक नाम आप एक्स्ट्रा डाल दें, मैं लिखना भूल गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। कितने एंगल के लिए कितना घुमाना चाह रहे हैं आप, d थीटा एंगल के लिए घुमाना चाह रहे हैं। तो स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो टॉर्क इंटू d थीटा करना पड़ेगा, इक्वेशन 1। अब हमने मान लिया कि हम d थीटा एंगल घुमाने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है, तो मैं कहूँ कि θ1 एंगल से θ2 एंगल तक घुमाने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा।
θ1 एंगल कौन सा होगा? θ1 एंगल वो एंगल जब वो डाइपोल उसके अंदर रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब कितना एंगल बना रहा था, और अब कितना घुमाने के बाद कितना एंगल बनाएगा। तो θ1 और θ2 दो एंगल की हम यहाँ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए θ1 से θ2 एंगल घुमाने के लिए टोटल वर्क डन, तो इसी तरीके से आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क डन आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dw, भाई एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट d थीटा के लिए यदि dw करना पड़ता है, तो टोटल θ1 एंगल से θ2 घुमाने के लिए मुझे टोटल वर्क डन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो टोटल वर्क डन आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका भी होगा, तो d थीटा एंगल कहाँ से क्या हो जाएंगे, θ1 से θ2, θ1 से θ2 जब हो जाएंगे तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि θ1 से θ2, टो की वैल्यू हम लिख सकते हैं PE sin थीटा, ये d थीटा, ये वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दी टो की। P और E, ये P और E तो कांस्टेंट है, यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे, तो हमारे पास PE तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा θ1 से θ2, यहाँ पे बचा sin थीटा और ये d थीटा। अब sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। आपको याद रखना है कि sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है। तो इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PE और यहाँ आ गया हमारे पास माइनस कोस थीटा, और देखो लिमिट भी आएगी ना, लिमिट कितनी है, कितने कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हो, θ1 से θ2, तो ये θ2 ऊपर और θ1 नीचे, यानी अपर लिमिट को ऊपर ही रखना है और लोअर लिमिट को लोअर ही रखना है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, माइनस तो बाहर निकाल लो यहाँ से, तो ये आ गया PE, और रखने का लिमिट को रखने का प्रोसेस क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले थीटा की जगह θ2 प्लेस करें, तो कोस थीटा की जगह θ2 तो θ2 माइनस कोस θ1। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दें, आपके सामने वर्क डन आ गया। तो वर्क डन बराबर कितना हो गया हमारे पास, PE माइनस तो अंदर ले जाऊँ मैं, माइनस को अंदर ले जाऊँ तो ये कोस थीटा माइनस का प्लस बन जाएगा और प्लस का कोस θ2 माइनस बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये वर्क डन हमें करना पड़ा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अभी तक तो हमने यही कंसिडर किया कि θ1 से θ2 घूमा है और कितना वर्क डन करना पड़ा, इतना। और ये वर्क डन अभी किसने किया, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे पढ़ा था वैसे ही घुमाया उसको, लेकिन मान लो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो घुमा रहा है इसको, इसके अगेंस्ट में ऐसे घुमाना होता है इसको, मतलब ये यू आ गया, अब इसको वापस यू घुमाना हो। यू आने का मतलब क्या हो गया कि इस डाइपोल की डायरेक्शन तो होगी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री से अब इसको आप कितने भी डिग्री पे ऊपर घुमा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, जिधर ये पहले घुमा था उसके अगेंस्ट में। तो यदि आपको अगेंस्ट में घुमाना होगा तब कितना वर्क डन, तब भी इतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि जितना टॉर्क आपने लगाया, उस टॉर्क जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया, आपको भी तो उसके अगेंस्ट में उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा। बस फर्क किसका रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको टॉर्क लगा रहा है ऐसे, ये डाइपोल कैसे घूमेगा, यूं, ये यू है तो यू हो जाएगा। तो अब आपको इसको वापस कैसे करना है, तो यानी जो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया आपको उसके अगेंस्ट टॉर्क लगाना है। तो अगेंस्ट टॉर्क लगाऊंगा तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टो अगेंस्ट। और टो अगेंस्ट जो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो आया था उसके इक्वली होगा। भाई टॉर्क अगेंस्ट अलग से थोड़ी ना होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने घुमाया उसके बराबर ही होगा। तो टो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है उसके बराबर ही होगा टो अगेंस्ट। तो आप सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। तो यदि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद घुमा रहा है या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घुमा रहे हैं, तो टोटल वर्क डन आपका यही आना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि W बराबर PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। यहाँ तक तो एक बात हुई, अभी एक बात हो रही है यहाँ पे। अभी ये वर्क डन निकल गया, तो अब हमको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हियर दिस वर्क डन, this mechanical work, this work done is stored in the form of electric potential energy of electric
डाइपोल, तो डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसी में स्टोर होएगा कौन, ये वर्क डन। तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी U कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी U का सिंबल, पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल होता है वो U होता है। तो U को हम ऐसे कह सकते हैं इसी W के बराबर है। तो W कितना हो गया, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो बहुत आसानी से आप इसको याद करें कि W बराबर कितना है, PE cos θ1 माइनस cos θ2, और U बराबर भी कितना है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। इज दैट क्लियर। अब इसमें एक बात और कि ये तो हो गया रोटेट कराने के लिए वर्क डन, लेकिन रोटेट कराना ही नहीं हो तब कितना वर्क डन या तब कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो रुको बताता हूँ। मान लो एक केस मैंने ऐसे लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और मैंने डाइपोल को रखा ही ऐसे पैरेलल रखने का मतलब माइनस क्यू ऐसे ही रखा और ये प्लस क्यू रखा, और हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर आएगी जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो थीटा इस केस में 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 है, इसका मतलब आपको टॉर्क का फॉर्मूला आप याद कर लेना चाहिए कि टॉर्क कितना था, ये लिखा हुआ ये इधर P sin थीटा, और थीटा 0 मतलब टॉर्क भी 0। अरे भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये टॉर्क 0 हो जाएगा। तो जब टॉर्क 0 हो गया तो अब कहीं क्या रोटेट तो होना ही नहीं है, और रोटेट नहीं होना है तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा क्या, तो वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा, और वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो क्या एनर्जी 0, ऐसे नहीं होता। एनर्जी तो उसके अंदर है, यदि वो किसी पोजीशन में है डाइपोल तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर जरूर होगी, क्योंकि यदि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं है तो वो रेस्ट में क्या कर रहा है। अरे भाई उसको तो मोशन में होना चाहिए था। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, और हमारे को पता है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि भाई यदि पोटेंशियल अपन यदि वर्क को डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से, तो इस केस में वर्क डन तो 0 ही है, वो अपन ने कोई वर्क डन नहीं किया, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो आपके पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ जानी चाहिए, लगभग 0 ही हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दे तो इसका मतलब सारी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। बट वो तो मोशन कर ही नहीं रहा है, डाइपोल तो एकदम जैसा पड़ा है वैसे ही है, यानी इक्विलिब्रियम में है। हम कह सकते ये तो रेस्ट कंडीशन में है इसकी, या स्टेबल कंडीशन में है, या फिर हम कहें कि ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो इसकी 0 है इस कंडीशन। तो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर है, भले ही वर्क डन आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है। तो अब हमारे सामने एक कंडीशन ये आ गई कि जब डाइपोल अपनी इच्छा से इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल एक फिक्स ओरिएंटेशन में जब रखा हुआ होता है और कोई टॉर्क उस पर नहीं लग रहा होता है, उस समय कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है, ये चीज़ समझे हम। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए क्या करें कि फॉर्मूला कैसे लगाएं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर W बराबर माइनस PE कोस थीटा। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से करें, माइनस PE कोस थीटा, यानी जब अब यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में डाइपोल पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, माइनस PE कोस थीटा। और देखो थीटा कितना डिग्री है, 0, तो आपके पास में थीटा 0 डिग्री है, तो हम इसको कह सकते हैं कि U बराबर कितना है, माइनस PE है, कोस 0 क्या बन जाएगा 1। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, किसके अंदर, डाइपोल के अंदर, तो आपको बताना है कि U बराबर माइनस PE। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे कि कोई भी डाइपोल जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी कितनी एनर्जी उसमें स्टोर्ड होती है, तो माइनस PE होती है। अब क्वेश्चन ऐसे बना दे कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं पड़ा है, परपेंडिकुलर पड़ा है। अब इमेजिन करो इसको कि ये ऐसे नहीं बना के मैं इसको ऐसे बना दूं, जैसे इसको मैं बनाता हूं आपके सामने कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल ऐसे पड़ा है, माइनस Q और ये प्लस Q, परपेंडिकुलर पड़ा है। डाइपोल मूवमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, इधर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। जब वो 90 डिग्री एंगल पे पड़ा है तो अब इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा
लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि टॉर्क लगने से पहले कितनी एनर्जी स्टोर थी। भाई उसकी खुद की पोजीशन के कारण कुछ ना कुछ तो उसमें स्टोर है ना एनर्जी, और अब टॉर्क लगने के बाद वही एनर्जी तो काइनेटिक में बदल रही है ताकि वो रोटेट कर सके। तो उस समय बिना घूमे पहले कितनी एनर्जी स्टोर थी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे आप लिखेंगे थीटा बराबर कितना 90, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। अरे भाई cos 90 क्या होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तभी तो वो झटके से घूम जाता है, यानी सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझे। अब थर्ड अपने कंडीशन के डाइपोल उल्टा पड़ा है, एंटी पैरेलल पड़ा है। एंटी पैरेलल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के जो बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और यदि अपन थीटा 180 डिग्री ले लें तो उस समय ये जो इसकी स्टेट है वो कैसी कहलाएगी। देखो अनस्टेबल को मैं बस ऐसे कर सकता हूँ, इस माइनस को हटा दूँ, इसको लगा दूँ प्लस, इसको लगा दूँ माइनस, तो ये डाइपोल मोमेंट तो हो गया इधर, इसको मिटा देता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, तो ये थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे 180 डिग्री। ये जो कंडीशन है, अब ये स्टेबल की थी ना पहले, तो अब क्या कहलाएगी, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी कोई डाइपोल अनस्टेबल, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा कि कोई डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, तो बताइए उसकी कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर। तो हम यहाँ पर ओनली थीटा बराबर कितना लिख देंगे 180 डिग्री लिख देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस पी ई कोस 180। हमारे पास उस समय फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस पी ई कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू अब कितनी होती है 0 नहीं, अरे ऐसे नहीं, याद रखो इसको ढंग से, माइनस पी ई और कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस ये कितना हो गया प्लस पी। तो आपको ध्यान पड़ गया कि भाई जब डाइपोल को आपने कोई रोटेशन नहीं कराया है और उसकी पोजीशन के कारण कितनी एनर्जी स्टोर है, तो 3 केस है, इक्विलिब्रियम, परपेंडिकुलर और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, परपेंडिकुलर और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कितनी माइनस पीई, परपेंडिकुलर में 0 और अनस्टेबल में पीई। लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है सीबीएसई में, जो 1 मार्क क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप का, जिसमें पूछा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू ई है और उसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो बताइए कितनी एनर्जी स्टोर होगी। क्वेश्चन ऑप्शन जैसा आपको चाहिए था वैसा नहीं था, वहाँ पे माइनस पी ई तो नहीं लिखा था, लेकिन ऐसा लिखा था माइनस क्यू ए ई। तो अब क्यू ए तो क्या है, डाइपोल ही तो है। अरे भाई 2D जरूरी थोड़ी, हर जगह बुक वाला भी 2D देगा, 2D तो हमने पढ़ा है, वो ए भी तो दे सकता है। यानी माइनस क्यू ए मतलब पी डाइपोल मोमेंट और ई, तो ऑप्शन उसमें आपके सामने था, लेकिन कुछ बच्चे उसको समझ नहीं पाए तो गलत कराया, कुछ के दिमाग में आ गया तो कर दिया उन्होंने। तो आपको दोनों केस ध्यान रखने हैं कि भाई जब घुमा रहे हैं तब तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये छोटा वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, थीटा 1 से थीटा 2। अब वो आपको क्वेश्चन, मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूँ। वो कह रहा है कि कोई भी डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा है और अब उसको 60 डिग्री से रोटेट कराना है, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके स्टोर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम से 60 डिग्री घुमाना है, तो अपने थीटा 1 और अभी देखो घुमाने की कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि घुमाना है, तो कितना करना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला है। अब अपन को बता तो रहा है, एक तो थीटा 60 डिग्री बोलता है, लेकिन अपन को दो एंगल चाहिए यहाँ, तो आपको अब दिमाग लगाना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब थीटा 1 कितना है, स्टेबल में तो मतलब 0 ही है, तो थीटा 1 तो 0 डिग्री है, और अब थीटा 2 वो आपको कितने डिग्री घुमाने के लिए कह रहा है 60 डिग्री। तो आप इससे करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा cos 0 यानी 1 और cos 60 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 यानी p/2, यानी एनर्जी जस्ट हाफ स्टोर हो जाएगी। इज दैट क्लियर। ऐसे ही वो कहते हैं आपको कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाना है। क्या क्वेश्चन बना रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाना है, बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो देखो स्टेबल से कहाँ लेके जाना है, अनस्टेबल में, थीटा 1 तो 0, स्टेबल से मतलब 0, और अनस्टेबल में लेके जाना है, इसका मतलब कितना डिग्री 180 डिग्री। तो आपको दोनों ये 0 ये 1, तो ये तो हो जाए cos 0 1 और cos 180 -1 माइनस माइनस, तो 2p, यानी कितनी डबल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे
स्टोर हो जाएगी, या फिर हम कहेंगे ट्वाइस वर्क डन अपन को करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन कैसा आएगा आपको बहुत ध्यान रखना है। रोटेशन की बात कर रहा है, दोनों एंगल ढूंढने हैं, और यदि रोटेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ओरिएंटेशन के कारण कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो पूछ रहा है, तो फिर आपको सिर्फ एक थीटा ढूंढना है कि वो स्टेबल में है तो 0, अनस्टेबल में है तो 180 और परपेंडिकुलर है तो 90। इज दैट क्लियर? तो ये था आपके सामने वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, उसको आप करें। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके साथ ही हम इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है उसका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर पे अपने टाइम को वेस्ट ना करें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।